तो जो केंद्र सरकार नया कानून लेके आई है मनरेगा को हटाकर एक ये बीबी जी राम जी के नाम पर ये है, तो केवल नाम ही नहीं बदला। नाम बदलने की तो इनकी राजनीति है ही बीजेपी की। हर चीज का नाम बदलेंगे, जिससे जो भी नाम बदल के लोगों को कुछ नया दिखाए। नाम नहीं, उसकी मंशा ही बदल। जो ये 2006 में लागू किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सोनिया जी के टाइम में, वो किया था गांधी जी के नाम से विश्वास रखा। गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वो पूरा करने के लिए गांधी जी चाहते थे गांव में ही लोगों को कार्य मिले और कोई वो ना रहे। ये उसमें जो मजदूरी थी, हालांकि उस समय हरियाणा सबसे ज्यादा मजदूरी देता था पूरे देश में। हरियाणा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट गवर्नमेंट करती थी या पंचायत करती थी। तो पंचायत को ये था अधिकार कि क्या काम कराना है, क्या क्या नहीं कराना है, और ये अनिवार्य था। यहाँ तो खैर इस भारतीय बीजेपी ने तो मनरेगा को ही खत्म कर दिया था, एकदम से कोई उसका नहीं है। हमारे यहाँ 8 लाख रजिस्टर्ड थे मनरेगा के वर्कर हरियाणा में, और इन्होंने कुल 100 दिनों जो है वो दिया कार्य 2100 आदमियों को। और कानून में प्रावधान है अभी जब अगर डिमांड पे नहीं दिया जाए, काम नहीं दिया जाए, तो उसको कंपनसेशन करना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया हरियाणा में। तो इनकी मंशा तो साफ ही नजर आ गई थी कि जो ये कार्यक्रम है इससे इसको खत्म करेंगे। अब जो है 60-40 रख दी, 60% सेंट्रल, 40% स्टेट, और ना ही उसको वो दी लीगल नहीं दी। और 40 साल पहले ही नहीं हो रहा, 10% में ही नहीं हो रहा हरियाणा से, 40% में कौन है? कोई प्रदेश नहीं दे सकेगा। खासतौर पर जो आर्थिक तौर पे कमजोर प्रदेश है वो कोई कार्य नहीं दे सकेगा। तो ये आज है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में विरोध इसका शुरू होगा और मनरेगा को फिर से लागू करने का करेंगे। जिस तरह ये 3 कानून किसानों के लिए लेके आए थे, किसानों ने मजबूर किया इनको वापस लेने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इनको मजबूर करेगी ये जो नया कानून है उसको वापस लेगी। जनाब, आपने जैसे बात की है मनरेगा को लेकर के, आपकी पार्टी पूरी तरह से जो है सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में जा रही है, खुलासा भी कर रही है, लेकिन यदि क्या इसकी जवाबदेही तय की है? यदि अगर दोबारा से मनरेगा को नहीं स्थापित किया जाता है तो क्या आपकी पार्टी का आगामी रणनीति क्या होगी? आप बता रहे ना, जो किसानों की मजबूरी क्या सरकार को वापस ले, हम ऐसा प्रयास करेंगे पूरे देश में, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि वापस ले। आवाज उठाएंगे जो हमारे कार्यक्रम कल लड़ाई लड़ाएंगे। जी, जिस तरीके से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं वो एक ही बात कहते हैं कि हर अच्छे काम की विपक्ष जो है वो आलोचना करता, उसका विरोध करता, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता। अच्छा काम बताए ना क्या किया है? अनिवार्यता खत्म कर दी उसकी, और उसका स्टेट शेयर 40% कर दिया, और जो कार्य निश्चित करना था, जो कार्य क्षेत्र था पंचायत का कि क्या काम होगा, अब उसका केंद्रीकरण कर दिया। अब केंद्र फैसला करेगी और वही लौट करेंगे। इसमें कोई अच्छा नहीं है। ये तो एक मंशा है इसको कार्यक्रम खत्म करने की। जांगड़ा साहब ने भी यहाँ पे कहा कि कांग्रेस को राम के नाम से करती है, क्योंकि जी राम जी नाम रखा गया है, तो कांग्रेस राम का वो पूरी एब्रीविएशन का नहीं पता नहीं क्या है ये एब्रीविएशन। ये कार्यक्रम है और राम का है। राम राज्य जब भी आएगा जब ग्राम स्वराज हो जाएगा, गांधी जी कहते थे। ग्राम स्वराज पंचायत की तो पावर खत्म कर दी। आपने अभी बताया कि नाम ही नहीं मंशा ही चेंज कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने नेहरू युवा केंद्र का भी को खत्म करने का काम किया है। महात्मा गांधी और नेहरू के नाम से जो संस्थान थे उनके नाम भी चेंज किए जा रहे हैं। इसके लिए कोई भी कोई देखिए, नाम का सवाल नहीं है, कार्यक्रम का सवाल है।
ये जो गरीब आदमी कौन किसको मनरेगा का फायदा होता था, किस मंशा से बनाया जाता कि लोगों को काम मिले, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। इसमें 90% लोग जो हैं वो दलित, बैकवर्ड क्लास और आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, वो हैं, उनके पेट में लात मारनी चाहिए। आपने यहाँ पे एक विषय 4 बिंदु उठाए, जिसके अंदर काम की गारंटी, बदलाव की तत्कालवाद की और सामाजिक रोजगार की पूर्ण भागीदारी, 400 रुपये वेतन। अगर हम वेतन की अगर हम बात करें तो जैसे शायद बाजार में भी मजदूर को शायद 600 रुपये के आसपास वेतन मिलता है, तो 400 रुपये तो बहुत कम रहेगा। सरकार वो भी देने से पीछे हट रही है। तो वो भी नहीं दे रहे। हाँ, तो वो भी पीछे दे नहीं रहे ना। तो इस आंदोलन में जैसे आपने कार्यक्रम बनाया 12 तारीख से, तो लगेगा कि भी बिल्कुल बदलाव आने की उम्मीद है। तो प्रयास करेंगे पूरा, जनहित की बात है। और बाकी डॉक्टर साहब बता देंगे। बता दो। जनरल इश्यूज हो जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत। हमारा सीनियर यही है भाई। जहाँ तक बात आई मनरेगा बचाओ संग्राम की, आप सबको पता है कि इस देश का शोषित, पीड़ित, गरीबी, गुर्बत में जीने वाले आदमी के लिए मनरेगा शुरू की थी, और ये एक बहुत बड़ा हथियार था जो उसको संवैधानिक अधिकार काम का भी दिया। और अगर काम का अधिकार देने के साथ साथ अगर मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली तो उसको वो भत्ता भी देने की एक प्रावधान था, कंपनसेशन। लेकिन अब जिस ढंग से आप देख रहे हो कि नाम बदल रहे हैं, कहीं गवर्नर हाउस का बदल रहे हैं, कहीं दूसरा बदल रहे हैं, तीसरा बदल रहे हैं, नाम से हमने इसकी पता नहीं एब्रीविएशन क्या है। कई जगह तो वीपी जी जो है ना, जी पहला जी जो है राम के साथ जोड़ दिया, वीपी ग्राम जी, कई बार जी राम जी। क्या है मतलब इसकी फुल एब्रीविएशन आपको पता है? इसमें सारा आपको पता है क्या? तो आपने दिया नहीं पता है, मतलब इसमें जी को पहले वाले जी को राम के साथ जोड़ते हैं, राम जी। तो चलो, लेकिन इसमें हमारा ये है कि ये एक गरीब आदमी के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात है। उसकी जो मजदूरी थी, जो रोजी रोटी उसकी चलती थी, जो परिवार पलता था, उसके ऊपर ये कुठाराघात है बहुत बड़ा। पंचायतों के अधिकार के ऊपर भी बहुत बड़ा कुठाराघात है। जो पंचायत का जो 1991 में राजीव गांधी जी ने मरने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया था इसका, कि पंचायती राज को जो ताकत दी थी, और पंचायती उसमें कहा था भाई देश की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, और गांव को ताकत दी, पंचायतों को ताकत दी, उसके ऊपर भी एक कुठाराघात है पंचायतों। तो हमारी मांग है कि मनरेगा को दोबारा से मतलब रिवाइव करा जाए, ताकि गरीब आदमी के जो अधिकार है उसकी मजदूरी को बचाया जा सके। थैंक यू। जैसे सरकारी भर्तियों में जिस प्रकार से पारदर्शिता नहीं और बाहरी उम्मीदवारों को, दूसरे प्रदेश के उम्मीदवारों को ला करके थोपा जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार की इसकी कांग्रेस की पार्टी क्या रणनीति रहेगी इसको? देखिए, इस सरकार को हरियाणा पब्लिक सर्विस का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिल रहा है, और यही कारण है कि आप देखें कोई पोस्ट लगा ले आप। अभी इसकी की थी अपना इसमें इंजीनियर की है, प्रोफेसर की भी प्रोफेसर की भी की, इंजीनियर की लगाओ, पहले एसटीयू लगाए, उसमें 80 में से 78 मार के, कोई भी लगाओ, डिटेल होगी, सारी डिटेल हमारे पास है, दे देंगे आपको। कोई भी मतलब ये है, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है। अरे यूपीएससी के तो टेस्ट क्लियर कर रहे हैं हरियाणा वासी, एचपीएससी के नहीं करेंगे। तो ये जो है एक जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और मेरी आपके माध्यम से मांग है तुरंत एचपीएससी की सीट में बताया जाए, और कोई हरियाणा का काबिल आदमी जो है, हम हमारे काबिल बच्चे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं। यूपीएससी में नौकरी मिल जाती है, आईएएस आईपीएस में आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। और हरियाणा एग्जीक्यूटिव के 3 पोस्ट है, तो एक बाहर का लगेगा। कोई भी पोस्ट लगा उठा के देख लो, प्रोफेसर लगा लो, इंजीनियर लगा लो, आपके कितने हर कोई
ये कर रहे हैं। चेयरमैन तो बेइज्जती करता है युवाओं की कि हरियाणा में तो काबिलियत नहीं है। डॉक्टर साहब, हर मामले में देखा गया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी देखा गया, वैसे भी सड़कों पर देखा गया। तो क्या लगता है कि विपक्ष भी ऐसा मानता है कि सरकार जो है ना, विपक्ष की आवाज कोई नहीं दबा सकता है, ना दबी है। काम करना नहीं है, नाम बदलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। और ये आज प्रदेश की चाहे आर्थिक स्थिति लगाओ, चाहे कानून व्यवस्था लगाओ, चाहे कोई लगाओ, 18 प्रदेश हैं बड़े, जिनमें से एक हरियाणा है, जो कहते हैं ना इसकी फिजिकल इंडेक्स, हेल्थ फिजिकल इंडेक्स जो है उसकी हेल्थ की फिजिकल की आज 18 में से 14 नंबर पे है। और कर्जा लेने में हम 18 से 15 पे। तो कर्जा ही कर्जा बढ़ रहा है। जब ये हमने सरकार छोड़ी 2014 में कांग्रेस पार्टी ने, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का था। आज कहां पहुंच गया? कहीं 14वें नंबर पे, कहीं 15वें नंबर पे। कानून व्यवस्था की बात धज्जिया उड़ी हुई है। कानून व्यवस्था नाम की तो चीज कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। रोज आप देख रहे फिरौतियां मिल रही। देखिए, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड और एक अपराध होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है जैसे टेनेंटर किराएदार मालिक में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस किस्म के तो है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध। ऑर्गेनाइज्ड अपराध होते हैं जो गैंग चलाते हैं, जो हरियाणा में हो रहा है, जो फिरौती मांगते हैं, कत्ल करते हैं, ओन करते हैं। हमने फलाने गैंग के आदमी ने किया, फलाने गैंग में, इस किस्म के 50 से 60 गैंग आज हरियाणा में ऑपरेट करें। ये मेरा नहीं है, होम मिनिस्ट्री की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होती है और रिपोर्ट बनती है, उसमें हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। होगी। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा में 18 से लेकर अब तक 1500 1400 कुछ जो है यूनिट्स शिफ्ट कर चुकी। पंजाब में बढ़ रही है और हमारे घट रही है। ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रही है, ना बच्चों को नौकरी मिल रही है। जितनी सैंक्शन पोस्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे और 50% खाली पड़ी है। जो एक शिक्षा का हब बन रहा था हरियाणा, वो पिछड़ रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और यही पता नहीं किसकी चलती है, किसकी चलती है यहाँ। बाहर के लोग। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 11 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बाहर के, लेक्चर ग्रुप टेक्निकल एजुकेशन में 157 में से 103 बाहर के, और 5 एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 3 में से 1 बाहर का, एचपीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 बाहर के। बता देते डॉक्टर साहब तो वहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़े हैं हमारे। और एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 7 बीडीपीओ में से 4 बाहर के, 7 में से 4 बाहर के। और इससे पहले भी कितने ही आए थे, कितने ही आप देख सकते, कितनी पोस्ट डाल सकते इधारे। हॉर्टिकल्चर डॉक्टर साहब, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है, सब हमारे बच्चे वो भी लग सकते। ऐसा टाइम था जितने ग्रेजुएट थे सबको एडीओ लगाया था हमारे समय, कोई भी बच्चा था ये बाहर से ले रहे। ये कहीं भी लगाओ, न कानून व्यवस्था है, न आर्थिक स्थिति है, न नौकरी है, बेरोजगारी में हरियाणा वन ऑफ द टॉप है। डॉक्टर साहब, एक लंबे समय बाद कांग्रेस के संगठन को दोबारा से खड़े करने की कोशिश की गई, जिलाध्यक्ष बन गया, लेकिन कार्यकारिणी अभी तक नहीं बन पाई। बन जाएगी, कार्यकारिणी बनेगी, ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे,
जिला कमेटियां बनेगी, जिला के बनेंगे। इतने साल से नहीं था ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा समझ लीजिए। उदय साहब, इस सरकार में कर्मचारी यूनियन बड़ी सशक्त होती गई हरियाणा के अंदर, वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होती गई, ना उनकी कोई मांग मानी जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बनी है। आम आदमी ये जानना चाहता है कि ये सरकार का विकल्प कैसे क्या होगा, क्योंकि इनकी तानाशाही, कर्मचारी यूनियन जो बैठते भी हैं वो भी नारेबाजी करके इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये वोट चोरी के कारण ये बनते हैं, तो आम जनता ये पूछ रही है इनका विकल्प क्या है? विकल्प जनता ही है, जनता फाड़ के फेंकेगी इनको, समय आने दो। हमारा विपक्ष का काम है, हम लोगों तक ले जाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। अब सवाल इस बात का नहीं है, राहुल जी ने उठाया, हमने वो आपके सामने आया। लेकिन एक साल का मेरा ये जवाब देते हैं, मेरा जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा क्या कि 5 तारीख को वोटिंग पड़ी और 5 तारीख को 9:15 बजे या 9:10 बजे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि हरियाणा में 61% वोट पड़ी है, 61.09 या 19 ऐसा कुछ, 61%। और 6 तारीख के समय कह दिया नहीं, 65.65 पड़ी है। कोई बात नहीं, 1% तो फर्क पड़ जाता है इतना भर में। और 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:15 बजे रात को कहते हैं नहीं 67.90 67.90 वोट पड़ी है। 7% वोट का पोलिंग वाले ने खत्म, 5-10, जबकि आजकल डिजिटल है, कहीं का कहीं बता करते 7% का वोट का कहीं अंतर नहीं हुआ है। क्यों हुआ है अंतर? इसका जवाब दो, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन जवाब? आपका कहने का मतलब है कि पोलिंग हुई है, पोलिंग के बाद जो चुनाव परिणाम, उसके बाद से 3 बार चुनाव आयोग अपने बयान से पलटा है। हाँ, तो रिकॉर्ड की बात है, हमारे पास रिकॉर्ड है, टाइम दिया हुआ है, अनाउंसमेंट है। 7% का था। देखो, पोलिंग के बाद आज तो डिजिटल है, 1-8% का तो फर्क रह जाता है, एक आधा बूथ रह जाए, कोई आ जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, रीपोलिंग हो किसी बूथ को, तो हो सकता है। लेकिन 7% वोट का, जबकि कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर 0.5% वोट, भाई 39 शायद 9 इनके हैं, 8 या 9, 39.45 हमारे हैं। उनको तो 0.5% का अंतर है, 7% का वोट पोलिंग में पड़ गया। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन? उसको आगे आना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। अब हम भी अगर एक्सप्लेन कर दे तो हम भी तसल्ली कर लेंगे। हाँ ठीक, हमारे जवाब तो दे, कैसे बढ़ गई मशीन की वोट पड़ने के बाद मशीन में वोट पड़ने लगी क्या? ये कई सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। इसी वास्ते उसकी जो है क्वेश्चन मार्क, क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी बात सर, एक नशे को लेकर बहुत विषम परिस्थितियां होती जा रही हैं, खासतौर पर गाँव में भी स्थिति, बच्चे जो यूथ है, स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, स्कूल गोइंग बच्चे भी नशे की चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और उसकी तरफ कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार उस चीज को उस तरह से स्वीकार नहीं कर रही। यही तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। यही तो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और क्या है, नशा जो है, किसी ने किसी को संरक्षण मिल रहा है ना, नशा कैसे आ रहा है, किसी कहीं से संरक्षण मिल रहा है ना, पहले नहीं था। पहले पंजाब में बहुत ज्यादा नशा आ गया, पंजाब में क्या होती थी, वहां की युवा पीढ़ी सारी बर्बाद होगी। लेकिन हमारी सरकार बनी, हम नई नीति लेकर आए, खेल नीति लेकर आए, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान कंस्ट्रक्टिव रोल रहे उनका। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया हमने, सब स्टेडियम बनाए, इनसे स्टेडियम मेंटेन नहीं हो रहे। 2 युवा खिलाड़ी मारे गए सिर्फ इस बात के लिए, उनके बास्केटबॉल के वो नहीं बदले गए, स्टेडियम की कोई रख रखाव नहीं। और जो नीति थी पदक लाओ पद पाओ, वो भी इन्होंने कभी एक भी डीएसपी लगा तो बताओ, प्रोत्साहन देना पड़ता भाई। तो नशा, सही बात है आपकी, बहुत ये जो है खतरनाक बात है, चिंताजनक विषय है हमारे लिए। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि युवा नेतृत्व को आगे लाने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की क्या ठोस योजना है? युवा आते हैं भाई, समय पे सब आगे आते हैं। हम कभी हम भी युवा में थे, कांग्रेस का प्रधान रहा, ब्लॉक का प्रधान, चेयरमैन रहा,
ये भी युवा था, डॉक्टर साहब भी युवा थे जो 7वीं बार बने हैं। मुद्दा साहब कोई भी, लेकिन युवा कहते हैं एकदम आपका चेहरा खिल जरूर चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू। पूछ लो किसी ने दिए, डॉक्टर साहब को पूछ रहा हो, कुछ तो पूछ रहा हो। गीता जी से रखता जख्म डाल डाल दर्द, इसका मतलब सारा समाज छोटे से बड़े को डाल डाल दर्द। हे माली यूं तो बता, ना हे चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? ये एक फूल 2 माली है।